माँ हूं ना। यादव परिवार, जहां रमा अपने बेटे सूरज और पति मोहन के साथ रहा करती थी। सूरज एक डॉक्टर था। अब रमा चाहती थी कि सूरज की शादी हो जाए। अजय, सुनते हो, हमारा बेटा अब डॉक्टर बन गया है। जल्दी से लड़की देखकर इसकी शादी कर दो तो मैं भी एक जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊं। भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन पहले अपने बेटे से पूछ तो लो, कहीं उसने कोई लड़की पसंद कर रखी हो। हाय राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लव मैरिज वाली लड़कियां ना सास ससुर की इज्जत नहीं करती। तभी सूरज वहां आता है। सूरज बेटा, देख, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो अभी से बता दे, हम उसी से तेरी शादी करा देंगे। अब नहीं माँ, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे भी पसंद है। बस वो आपकी इज्जत करे, मेरे परिवार को अपना समझे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर सूरज अपने काम के लिए चला जाता है और रमा उसके लिए एक लड़की पसंद भी कर लेती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी फिक्स करने के लिए रमा अपनी समधन के घर जाती है। ये लीजिए कमला जी, अब आपकी बेटी हमारी हो गई। जी रमा जी। अब तो बस आप जल्दी से पंडित जी को बुलाकर शादी का दिन निकलवा दीजिए ताकि हम बारात लेकर आए और आपकी पायल को अपने घर ले जाए। जी जी, जैसा आप कहें। तो बहन जी, अब हम चलते हैं। ये कहकर लड़के वाले जाने लगते हैं। तभी पायल भी बाहर आती है। माँ जी, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। अरे वाह, मेरी बहू कितनी अच्छी है। नहीं नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, तुम्हारी मम्मी जा तो रही है। इसके बाद कमला रमा को बाहर तक छोड़ने जाती है। तभी रमा कहती है, समधन जी, आपकी बेटी पायल तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हम दहेज वगैरह नहीं ले रहे, लेकिन आप हमारे बारातियों का ध्यान रखना, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भैया, आपका दामाद पहली बार आपके घर आया था ना, तो आपने उसे कुछ दिया ना रिश्तेदारों को। चलो कोई नहीं, ये पहली बार था, लेकिन अगली बार ना हो। रिश्तेदारी निभाना सीख लीजिएगा आप तब तक। जी, जैसा आप कहें, मैं ध्यान रखूंगी कि आज के बाद ऐसा ना हो। अरे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बेटी की माँ हो। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है। रमा की कड़वी बातें कमला की बहन भी सुन लेती है। कमला, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? और पायल को भी तो बताओ उसकी सास कैसी है। नहीं नहीं दीदी, आखिर हूँ तो मैं बेटी की माँ ना, तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। और पायल को ये सब बताकर दुखी क्यों करना? उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से हो रही है, यही काफ़ी है मेरे लिए। मेरी बेटी की खुशी के लिए थोड़ा तो झुक ही सकती हूँ। कमला अपने मन के दुख के बारे में पायल को कुछ नहीं बताती और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी में लग जाती है। कुछ दिन बाद शादी वाला दिन भी आ जाता है। सूरज बेटा, देख मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की पसंद की है। हाँ माँ, पायल तो सच में बहुत समझदार और अच्छी है। अरे होगी ही ना, बहू किसकी है? अरे भाग्यवान, कहावत तो सही बोलो, आखिर बेटी किसकी है? माँ के संस्कार है पायल में। अच्छा, कहा के संस्कार? बारातियों का स्वागत कैसे करते हैं ये तक उनको आता नहीं। मैंने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि हमें आपकी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बारातियों का स्वागत देखो कैसे किया है। और संस्कार की बात कर रहे हो आप? अरे माँ, कोई बात नहीं, वो अकेली है करने वाली, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, भूल जाओ ना। ठीक है कहा बेटा। रमा, अब गुस्सा करना छोड़ दो। लेकिन रमा का गुस्सा तो काफी बढ़ चुका था, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो कमला को कुछ सुना पाए। शादी के फेरे चल रहे थे, तभी कमला दौड़ भाग से काफी थक जाती है, तो सुनीता कहती है, कमला, ये ले थोड़ा पानी पी ले, कब से भाग रही है? अरे नहीं दीदी, अभी नहीं। बेटी की शादी है तो भागना तो पड़ेगा ना। अरे सुबह से ना तूने कुछ खाया है ना पिया है, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। चल थोड़ा पानी पी ले पहले। सुनीता के काफी कहने के बाद कमला पानी पीने के लिए जैसे ही ग्लास उठाती है कि रमा वहां आ जाती है और कमला का हाथ पकड़कर कहती है, अरे वाह, ये तो देखो 56 पकवान चल रहा है। नहीं नहीं समधन जी, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, पहले आप अच्छे से खाना खा लो, बाराती खाए ना खाए क्या फर्क पड़ता है? क्या सुनीता जी, ठीक कहा ना मैंने? समधन जी, बात क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों है? अरे गुस्सा क्यों हूँ ये भी मैं बताऊं? चलो दिखाती हूँ। रमा कमला का हाथ पकड़कर उसे खाना बनाने वाली जगह पर लेकर गई। ये देखो, हमारे खाने से पहले ही आपका खाना खत्म हो गया है।
ये देखो, अब बाराती क्या खाना खाएंगे। तुम लोगों के घर शादी करके तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूँ। अब क्या होगा, पूरी रिश्तेदारी में थू थू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, आप रुकिए, मैं देखती हूँ। कमला जाकर देखती है तो खाना गर्म होने के लिए गया हुआ था, इसलिए वहां पर नहीं था। समधन जी, खाना तो बहुत है। बारातियों को गरम खाना देने के लिए बस वो लोग लेकर गए थे। हाँ तो पहले बताती ना आप। चलो, कम से कम कुछ काम तो ठीक से किया आपने। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है। कमला, ये कितना कुछ बोल गई, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ये तो बस मौका देखती है तुम्हें नीचा दिखाने का। अरे दीदी जाने दो ना, लड़की की माँ हूँ मैं, सुनना तो पड़ेगा ही। और इन्हीं सब में पायल की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पायल अपने ससुराल आ जाती है और सभी लोग अच्छे से रहने लगते हैं। एक दिन रमा फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ बहन, हो गई बेटे की शादी। बहुत मेहनत हो जाती है। और बहू कैसी है? अरे बहू तो बहुत अच्छी है मेरी। कभी आ घर पर मिलवाती हूँ। पता है, कल मैं ना सोने की झुमकी लेकर आई, वही पहन कर आऊंगी तेरे यहाँ। हाँ ठीक है। काश मैं सोने के कड़े खरीद पाती। अगर बेटे की शादी नहीं की होती ना तो मेरे भी हाथों में अभी सोने के कड़े होते हैं। ये सब पायल सुन लेती है और शाम में सूरज के आने के बाद उसे सब बताती है। अच्छा किया पायल, तुमने मुझे बता दिया। मैं अभी जाकर माँ के लिए सोने के कड़े ले लूंगा। वैसे भी माँ कितना कुछ करती है मेरे लिए, इतना तो हक बनता है उनका। जी सही कहा आपने। पायल की बात सुनकर सूरज कड़े लेकर आता है और अपनी माँ को देता है। अरे वाह बेटा, ये तो मेरे लिए लेकर आया। बेटा हो तो ऐसा हो। माँ ये सब पायल ने ही मुझे बताया था। कितनी अच्छी है ना वो। हाँ, बहू भी तो मेरी ही है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन पायल को मायके ले जाने के लिए कमला रमा के घर आती है। आइए आइए समधन जी, आइए। जी वो पायल को घर ले जाना था। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए। बस ध्यान रखिएगा हमारी बहू का। जैसा ले जाओ वैसे ही छोड़ भी जाना। तभी वहाँ पायल और सूरज भी आ जाते हैं। मम्मी जी आप आ गए, आइए बैठिए ना। पायल, मम्मी जी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। सूरज कमला की आवभगत करता है और फिर सूरज कमला को अपने कमरे में लेकर जाता है। मम्मी जी ये पायल और मेरा कमरा है, आप यहीं बैठिए, पायल बस आती होगी। ये कहकर सूरज अंदर वॉशरूम में चला जाता है। अरे बहन, आप यहाँ हैं? बेटी के कमरे में बैठी हैं आप? जी वो दामाद जी ले आए। अरे मेरा बेटा तो है ही भोला। वैसे देखिए बहन जी, मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताऊं। ऐसे किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए। कल को बहू का कोई सामान चोरी हो गया तो सब तो यही कहेंगे ना, बहू की माँ आ गई थी कमरे में। आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना? अच्छा है कि आप बाहर ही बैठ जाओ। जी जैसा आप कहें। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है और कमला भी कमरे से चली जाती है। पर ये सारी बात सूरज सुन चुका था। सूरज पायल के पास जाकर उसे ये सारी बात बताता है। क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था कि मेरी माँ तुम्हारी माँ को ऐसा कुछ बोलती है? नहीं तो मम्मी ने तो कभी ऐसा नहीं बताया। चलो मम्मी जी से पूछ लेते हैं। दोनों कमला के पास आते हैं। मम्मी जी, आपको मेरी माँ ने इतना कुछ बोल दिया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अरे बेटा, ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है। और वैसे भी मैं क्या ही बोलूं, मैं तो हूँ लड़की की माँ ना। नहीं, ये आपके बेटे का घर भी है और मेरे होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा। तभी सूरज अपनी माँ रमा के पास जाता है। माँ, आपने पायल की मम्मी को बाहर बैठने को क्यों कहा? वो उनकी बेटी का कमरा था, उस पे उनका भी हक है। और अगर आपको लगता है कि आप उनको कुछ भी बोल दोगे क्योंकि वो पायल की माँ है तो ये गलत है, क्योंकि वो मेरी भी माँ है और मेरी माँ को कोई गलत बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। और जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं वहाँ मैं भी नहीं रहूँगा। चलो पायल यहाँ से। ये बोलकर सूरज कमला के साथ जाने लगता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लड़के की माँ होने के घमंड में चूर हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए कमला जी। बहन जी माफ़ी मत मांगी। मेरी पायल आपकी है और आपका सूरज मेरा है। दोनों बच्चे बस अच्छे से रहे, मैं यही चाहती हूँ। रमा का घमंड टूट जाता है और पूरा परिवार अच्छे से रहने लगता है। अरे विशाल, ये बहू गार्डन से आई या नहीं आई? नहीं माँ, अब 21 पंखुड़ियों वाला गुलाब मिलना इतना आसान भी तो नहीं है ना। अरे क्या जरूरत थी उसे ऐसी अजीबोगरीब मन्नत मांगने की। 21 पंखुड़ी वाला गुलाब मंदिर में मैं चढ़ाऊंगी।
पर माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो इसीलिए तो उसने ऐसी मन्नत मांगी थी। हाँ बेटा, वो तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ वायरल बुखार था, 3 दिन में वैसे भी ठीक हो जाता। अब ये मन्नत के चक्कर में 7 दिन से रोज 3 घंटे बर्बाद कर रही है वो। लो, आ गई राधिका। हो गई मन्नत पूरी? मिल गया 21 पंखुड़ी वाला गुलाब? अरे गुलाब तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर क्या माँ जी, मैंने टूटे सिंग वाली गाय को ब्रेड बटर खिलाने की मन्नत मांगी, तब जाकर मिला 21 पंखुड़ी का गुलाब। हे भगवान, फिर नहीं मन्नत। राधिका की आदत थी हर छोटी मोटी बात पर मन्नत मांगने की। वो अपने या अपने परिवार पर आई जरा सी मुसीबत पर अजीब अजीब मन्नतें मांग लेती थी, जिसे पूरा करने के चक्कर में पूरा परिवार परेशान होते रहता। मैं क्या करूं बेटा, तेरी बीवी ने मन्नत मांग रखी है तो तुझे पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन माँ, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे ना ना बच्चे, ये ले, मैं ना थोड़ा अचार लाई हूँ, उससे थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा। हाँ माँ, जल्दी दो, कहीं राधिका सुन ना ले। रुक जाओ, खबरदार, जो ये अचार खाया तो क्यों खा रहे थे? अरे नहीं, मैं तो बस। बहाने मत बनाइए। और माँ जी, आप भी इनका साथ दे रही हो मन्नत तोड़ने में। इनके लिए ही तो मैंने मन्नत ली थी कि अगर आपका प्रमोशन हो गया तो आप 1 महीने सिर्फ उबली और कच्ची सब्जियां खाएंगे। और देखो, हो गया ना प्रमोशन, तो अब मन्नत तो निभानी पड़ेगी ना। लेकिन मेरा प्रमोशन तो होने ही वाला था। होने वाला तो 2 साल से था, लेकिन हुआ इस साल, वो भी मेरी मन्नत के कारण। अब चुपचाप ये उबली लौकी खा लो। हेलो, हाँ, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाभी। आप भैया का ध्यान रखो, मैं विशाल और बहू को खुशखबरी देती हूँ और हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। हाँ, अरे विशाल, राधिका, तुम्हारे मामा जी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मुझे तो पता ही था कि मामा जी ठीक हो ही जाएंगे। वो कैसे? मैंने मन्नत जो मांगी थी। कौन सी मन्नत ले ली है बहू इस बार? मैंने मन्नत ली थी कि जब मामा जी ठीक हो जाएंगे तो यमराज को खुश करने के लिए 1 महीने तक आप यमराज जैसा सींग वाला मुकुट और बड़ी बड़ी मूछें लगाकर रोज मंदिर जाएंगी। अच्छा किया ना माँ जी मैंने? अरे माँ जी गई भाड़ में, ये क्या अनाप शनाप मन्नत मांगती रहती है। अरे मैं कैसे लगूंगी ऐसे बाजार में घूमती हुई है? नहीं, ऐसे तो लोग मुझे पागल समझेंगे बहू। अरे माँ जी, ऐसा मत कहिए ना, यमराज को गुस्सा आ गया तो। ठीक है, बस एक बात कहूँ, शुक्र मनाओ माँ कि इसने ये मन्नत नहीं मांगी कि तुम यमराज की तरह काले भैंसे पर बैठ कर जाओगी। अरे चुप कर नालायक। लाओ सिंह और मेरी मूछे। राधिका की मन्नतों ने घर वालों की नाक में दम कर दिया था। कभी वो खुद कोई अजीब मन्नत पूरी करती तो कभी घर वालों से करवाती। चलिए जल्दी से अपना शर्ट निकालिए। अरे ये क्या कर रही हो? माँ आती होगी और मुझे ऑफिस भी जाना है। अभी कपड़े क्यों निकालूं? आप भूल गए, आपका टेढ़ा बॉस सीधा हो जाए, इसलिए मैंने मन्नत रखी थी कि आप उल्टा शर्ट पहन के ऑफिस जाएंगे। उल्टा शर्ट पहन के गया तो बॉस मुझे सीधा नौकरी से निकाल कर घर भेज देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, वैसा करिए आप बस। तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं, माँ ही समझाएंगी तुम्हें। कहाँ है वो? लंगड़ी टांग से 11 पीपल ढूंढकर उन्हें जल चढ़ाने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कमर का दर्द ठीक हुआ तो घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा मेरी माँ को। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा। चलो अब तुम उल्टा शर्ट पहन के ऑफिस जाओ, मुझे मेरी बहन की शादी की मन्नत पूरी करने के लिए पीली गाय को केले खिलाने हैं। अरे बेवकूफ औरत, पीली गाय भी कहीं होती है भला? इसीलिए तो हल्दी घोली है, पहले गाय को हल्दी लगाऊंगी फिर उसे केले खिलाऊंगी। तुम्हारी इन उल्टी सीधी मन्नतों से मेरा और माँ का जीना हराम हो गया है। कम से कम उस बेचारी गाय को तो बख्श दो।
पानी अब सर के ऊपर बहने लगा था। माँ जी और विशाल दोनों अब राधिका की मन्नतों से तंग आ गए थे। विशाल, तू कुछ भी करके बहू को समझा, वरना मैं कह देती हूँ मैं वापस गांव चली जाऊंगी। अरे कैसे समझाऊं माँ? राधिका तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और तुम भी मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। पता नहीं तुम्हें वापस बुलाने के लिए वो क्या क्या मन्नत मांगेगी। अरे तो क्या करे, इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए अब हमें भी मन्नत मांगनी पड़ेगी। क्या? कैसी मन्नत? जरा कान तो इधर लाओ माँ। हाँ, इससे काम हो सकता है। अरे राधिका, तुम्हें पता है ना, विशाल की मौसी यानी मेरी बहन मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। हाँ माँ जी, वो तो 1 साल से आपसे रूठी है। इसीलिए मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो मुझसे बात कर लेगी तो मेरी बहू 1 हफ्ते का मौन व्रत रखेगी। और देखो, अभी उसका फोन भी आ गया हैं? लेकिन अरे नहीं बहू, कुछ मत बोल। तुझे अभी से मौन व्रत शुरू करना है। अब 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं बोलेगी तू, है? कुछ भी नहीं। माँ, राधिका, अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? वो मेरी कार की चाबी 3 दिन से नहीं मिल रही थी ना, तो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर कोई चाबी मिल गई तो राधिका पूरा दिन धूप में गरबा खेलेगी। राधिका, तुम मेरी मन्नत पूरी करोगी ना? राधिका चुपचाप दिखती रहती है। अरे कुछ बोलो भी। अरे उसे बोलने को मत बोल बेटा, वो मौन व्रत पर है। और क्यों नहीं खेलेगी गरबा? बहू से अच्छा कौन जानता है कि मन्नत पूरी करना कितना जरूरी है। तो ध्यान रखना राधिका, तुम्हें धूप में गरबा खेलना है, हैं? बेचारी राधिका मन्नत को लेकर इतनी सीरियस थी कि धूप में गरबा खेलने छत पर चली गई। और वो कुछ बोलती भी कैसे? मौन व्रत की मन्नत जो थी। शाम को बेचारी थक हार के नीचे आई। उसे तेज भूख लगी थी तो खाना खाने बैठ गई। तभी माँ जी वहां गई। अरे बहू, ये क्या गजब कर दिया, खाना खाकर मन्नत तोड़ दी। राधिका इशारे में पूछती है। अरे विशाल ने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे और मन्नत मांगी थी कि उसमें फायदा हुआ तो तुम 3 दिन उपवास रखोगी। अरे तुमने तो मन्नत ही तोड़ दी। अब विशाल को नुकसान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं माँ, हो गया। मेरा सारा पैसा डूब गया। अरे रे, अब क्या होगा बेटा? अब क्या? इस मन्नत की भूल सुधारने के लिए राधिका को एक नई मन्नत लेनी पड़ेगी। सर पे मटकी रखकर 7 दिनों तक आंखों पर पट्टी बांधकर घूमना होगा, तब जाके मेरे सारे नुकसान भरपाई होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नुकसान मेरे गहने बेच के पूरा कर लो, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली। अरे बहू, ये क्या किया? मौन व्रत भी तोड़ दिया। अब मेरी मन्नत का क्या होगा? अरे भाड़ में जाए ऐसी मन्नतें। ऐसी उल्टी सीधी मन्नतें भी भला कोई लेता है क्या? और आपको मेरे लिए कोई मन्नत लेने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। अच्छा, तुम पूछती हो क्या माँ या मुझसे, जब हमारे नाम पर कोई मन्नत लेती हो? और तुमने भी तो कैसे कैसे मन्नतें ली थी। लेकिन मैं तो सभी की भलाई के लिए कर रही थी ना, और फायदा भी तो हुआ ना। मुझे पता है कि तू सबकी भलाई चाह रही थी, लेकिन बेटा होता वही है जो लिखा होता है। वो सब हुआ क्योंकि वो होना था। इंसान का काम सिर्फ अच्छे काम करना है और फल भगवान पर छोड़ देना। ऐसी मन्नतें सिर्फ परेशानी ही बढ़ा सकती है। अच्छा काम करो और ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सबका अच्छा करेंगे। हाँ माँ जी, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। मैंने आप दोनों को और खुद को बहुत परेशान किया। सॉरी, लेकिन मुझसे और मन्नतें पूरी नहीं की जाएगी। तुम्हें करनी भी नहीं है। ये सब तो माँ और मेरी चाल थी, तुम्हारी मन्नतों की आदत छुड़वाने के लिए। तो मैं आज एक और मन्नत ले लेती हूँ। नहीं। अरे घबराइए मत, मैं तो कभी उल्टी सीधी